तो देखिए बच्चों, ड्यूल नेचर, मैटर एंड रेडिएशन की इस वीडियो में आप केवल 20 मिनट्स में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स और सभी कंसेप्टों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप समझेंगे और यहाँ पे आप केवल 4 फॉर्मूलों की मदद से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व होता हुआ देखेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, वेव ऑप्टिक्स में आपने वेव नेचर के बारे में स्टडी की। एक ऐसा टाइम था जब लाइट के पार्टिकल नेचर को माना जाता था और फिर उसके द्वारा मैक्सवेल के द्वारा लाइट को वेव बताया गया और हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया इस इंडक्शन कॉइल के द्वारा और इस इंडक्शन कॉइल के द्वारा लाइट के वेव होने के एविडेंस को हमने जाना। और उसके ही 5 साल बाद हर्ट्ज के द्वारा दोबारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके द्वारा लाइट का ये वेव नेचर जो है इस इंडक्शन कॉइल की वजह से वापस खतरे में आ गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि कैसे लाइट का वेव नेचर जो है खतरे में आया और उसके बाद हम यहाँ पे जो मैटर वेव्स हैं उनके भी ड्यूल नेचर कंसेप्ट को पढ़ेंगे और फिर एक नया कंसेप्ट लाइट का भी होगा जिसमें लाइट को ड्यूल नेचर कहा जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। इसका मतलब बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी मेटल सरफेस से बाहर आने लगे तो इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है 4 टाइप का होता है। फर्स्ट जो होगा आपका, ये होगा आपका थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन में जब हम किसी मेटल को हीट देते हैं, वो भी एक प्रॉपर हीट दें, तब उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगते हैं। तो इस फिनोमिना को हम थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। तो इसके बाद जो आपका सेकंड एमिशन है उसका नाम है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस पूरे चैप्टर में हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, तो जब हम किसी मेटल को एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को फॉल कराएं किसी मेटल सरफेस पे, तो हम देखेंगे कि उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो इस फिनोमिना को हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहेंगे। तो याद रखें, जब हम किसी भी लाइट या रेडिएशन के द्वारा जो किसी मेटल पे हम फॉल करा रहे हैं, गिरा रहे हैं, मेटल पे डालते हैं, तब उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगे, तो इस फिनोमिना को आप यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहेंगे। तीसरा जो हमारा टाइप होगा वो है फील्ड एमिशन, जिसे हम कोल्ड कैथोड एमिशन भी कहते हैं। तो फील्ड एमिशन में हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और किसी मेटल सरफेस पे, और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, तो हम इस फिनोमिना को कहेंगे फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन। तो आप समझेंगे फोर्थ टाइप को। तो फोर्थ टाइप हमारा जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में जब आपके हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स या कोई भी आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब मेटल सरफेस से टकराते हैं तो उससे आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं, तो इस फिनोमिना को आप यहाँ पे सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। तो ये 4 टाइप के आपके एमिशन हैं जिसके द्वारा आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करा सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, पूरे चैप्टर में हमें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करनी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए यहाँ पे कई सारे साइंटिस्टों के द्वारा कुछ वैक्यूम ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट किए गए और इन एक्सपेरिमेंटों के रिजल्ट को मैक्स प्लांक के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। तो समझते हैं क्या है वो एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारे पास कोई वैक्यूम ट्यूब है और इस वैक्यूम ट्यूब में हमने 2 इलेक्ट्रोडों को अप्लाई कर रखा है, कैथोड और एनोड। दोनों ही इलेक्ट्रोड जो है मेटल के सरफेस से बने हुए हैं। इसका मतलब जब हम कैथोड पर कोई रेडिएशन या फिर किसी लाइट को फॉल कराएंगे जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, तो कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये एनोड जो कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसका मतलब ये आपका कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सीधा एनोड की तरफ ट्रैवल करने लगेंगे। तो एनोड की तरफ ट्रैवल करके जब ये सर्किट को पूरा करेंगे तो फिर ये हमें एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर रहा है। तो अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट पता चल जाए कि कितना करंट पास कर रहा है, तो उसके बेसिस से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इससे निकलने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और साथ ही साथ हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में कितनी एनर्जी होगी जिससे कि ये कैथोड से निकल के एनोड तक पहुंचते हैं। तो अब जरा हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसिडेंस वाली लाइट को फॉल कराते हैं
तो हमें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनोड तक पहुंचकर हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कई सारे साइंटिस्टों ने यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तो कभी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया। लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो इससे यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ने लग जाता है, जो वोल्ट मीटर था उसमें वोल्टेज इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कोई अमीटर लगा दूं, अमीटर लगाने का मतलब है कि जिससे अब हम इसके करंट को भी मेजर करेंगे। तो अमीटर लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी तो मतलब पोटेंशियल तो बढ़ जाता है जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें आने वाला जो करंट है वो वही रहता है। तो इसका मतलब अगर करंट की वैल्यू को बढ़ाना चाहूं तो फिर एक हमारे पास दूसरा तरीका होगा कि हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएं। तो हम ये देखेंगे कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तेज वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। लेकिन बच्चों याद रखें कि इसका जो करंट है वो वही रहेगा। इसका मतलब अगर आप करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाओ। इंटेंसिटी का बढ़ाने का मतलब है लाइट में चमक ज्यादा। तो लाइट की चमक को जब बढ़ाएंगे तो इसका मतलब उस लाइट के पास नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा हैं। तो जब बहुत सारे फोटॉन्स इस कैथोड से टकराएंगे तो कैथोड से टकराने के बाद वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को एमिट आउट करेंगे। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो जब एनोड तक पहुंचेंगे तो हमें करंट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया कि अगर आप यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी को बढ़ा करके आप ज्यादा करंट को गेन कर सकते हैं। अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो आप ये देखेंगे कि पोटेंशियल ज्यादा गेन कर सकते हैं। और तो अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट देखने को भी मिला। अगर मैं यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम कर दूं तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें निकलते हुए मिलते थे और जो सर्किट एनोड तक पहुंचकर करंट हमें देते थे तो वो करंट मिलना हमें बंद हो जाता है। और इस सिचुएशन में अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को कितना भी क्यों ना बढ़ा दूं, लेकिन मैं ये देखूंगा कि अब यहां पे हमें बिल्कुल भी करंट नहीं मिलता है। तो इसका मतलब अगर हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन फ्रीक्वेंसी से कम है तो हम ये देखेंगे हम इंटेंसिटी को कितना भी क्यों ना बढ़ाएं लेकिन हमें कोई सर्किट के अंदर करंट देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या है ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है अगर आप इसे किसी मेटल सरफेस पे गिराते हैं तो मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को फॉल कराओगे तो आप देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलने लगता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो होने लगता है। फिर इसके बाद जरा आपको समझना होगा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है बच्चों। तो वर्क फंक्शन द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी देंगे इसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। याद रखें ये जो एनर्जी है ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और जब ये हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे h। तो याद रखें E इज इक्वल टू HF। यहाँ पे h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट होगा। यहाँ पे हम लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को समझेंगे इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। जैसा कि ये जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसके बाद मैक्स प्लांक ने जो इसके रिजल्ट निकल के आए वो यहाँ पे इसके लॉज की फॉर्म में लिखे। तो देखेंगे फर्स्ट लॉ जो है हमारा वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। सेकंड जो है आपका वो है अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन नो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड नो मैटर व्हाट द इंटेंसिटी। तो इसमें जरा आप समझेंगे अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रख देंगे तो आप ये देखेंगे कि फिर आप इंटेंसिटी को कितना भी क्यों ना बढ़ा लें लेकिन आपको कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा।
इसका मतलब थर्ड जरा हम समझेंगे, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस लाइट। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब अगर आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको याद रखना है लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा, अगर आप करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा। यही बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के दो स्पेशल रिजल्ट थे। फिर इसके बाद फोर्थ को जरा समझेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड इमीडिएटली, नो टाइम लैग। तो जैसे ही इस पे फोटॉन्स फॉल हुए वैसे ही इससे इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। तो अब जरा इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम यहाँ कुछ स्पेशल रिजल्ट देखेंगे जो कि ग्राफ की फॉर्म में होंगे, और ये ग्राफ जो है एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ये ग्राफ पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का इफेक्ट, जैसा कि आपने देखा इंटेंसिटी के बढ़ाने पर करंट इंक्रीज होगा, लेकिन आपने ये भी देखा कि इंटेंसिटी के बढ़ाने पे आप काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी आप नहीं बढ़ा पाए हैं तो इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने है, एनर्जी जो है HF के बराबर है या फिर EV0 के बराबर है, और एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² है। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी से नहीं बढ़ा पाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी आप इंटेंसिटी के द्वारा नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाने पर ही एनर्जी बढ़ती है। अब इसके बाद अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर हमने जैसा कि देखा इस एक्सपेरिमेंट में करंट नहीं बढ़ सकता है। अगर आपको करंट बढ़ाना है तो इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने पर आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब आपकी एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो अब जरा हम इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल को समझेंगे। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल को समझने से पहले अभी हमें यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल को समझना होगा। तो क्या है नेगेटिव पोटेंशियल? सपोज डेट अगर कैथोड की जगह आप यहाँ एनोड लगा दें, एनोड की जगह यहाँ कैथोड लगा दें, तो फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे फोटॉन्स को फॉल कराएं एनोड के ऊपर, तो एनोड बेसिकली ये भी एक मेटल सरफेस के द्वारा बनाया हुआ ही एक मेटल्स है, तो इससे भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, और जब इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड पर भी पहुंच पाएंगे अगर उनके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन वाली लाइट है। तो इसका मतलब, लेकिन अगर मैं इनके नेगेटिव पोटेंशियल को बहुत तेजी से बढ़ाता जाऊं तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपके फोटॉन्स जो है यहां तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और कैथोड पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे कैथोड तक, लेकिन जब हम नेगेटिव पोटेंशियल को ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी को हम बेसिकली यहाँ पे जहां तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाते हैं उस नेगेटिव पोटेंशियल को ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो अब यहाँ पे समझें, सपोज डेट मेरे पास कोई ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो यहां से जैसे ही मैं लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं तो लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने पर यहां पे करंट आपका बढ़ने लग जाता है। जैसे ही पोटेंशियल आपका नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाता है तो करंट बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां से करंट बढ़ना बंद हो जाता है, तो उसे सैचुरेशन स्टेज कहते हैं। सैचुरेशन स्टेज में जाकर करंट बढ़ना बंद कर देता है, क्योंकि वहां तक सारे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सभी इक्वल क्वांटिटी में आपके एनोड तक पहुंचने लग जाते हैं। तो अब इसके बाद देखें, ये जो ग्राफ है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया, इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ा दें तो उससे हमें ज़्यादा करंट मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी करंट आपका सैचुरेट हो जाएगा एक पर्टिकुलर स्टेज पर जाकर। अब अगला जो ग्राफ है इसमें हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कर दिया है। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर हम नेगेटिव पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि नेगेटिव पोटेंशियल है उसे भी हम बढ़ा पाएंगे, और जहां पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता था वहां भी हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलने लगेगा। तो इसके बाद आप ये देखेंगे अगला ग्राफ, इसमें मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को चेंज किया है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को दोनों को चेंज कर दें तो ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा। तो यहां पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी जो है F2 ग्रेटर है, F1 फ्रीक्वेंसी स्मॉलर है।
तो F1 फ्रीक्वेंसी जो कि स्मॉलर है, F2 फ्रीक्वेंसी जो कि ग्रेटर है, तो उस पर हम करंट ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ा लेंगे। और जहां आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपका ज़्यादा है, तो उससे हम फ्रीक्वेंसी के द्वारा इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी को समझेंगे, और वो भी इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। तो इससे पहले ऐसा माना जाता था कि लाइट जो है एक वेव की तरह बिहेव करती है, लेकिन इसके बाद जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ तो लाइट के वेव नेचर को सबसे ज़्यादा चोट पहुंची और वेव नेचर मानो हमेशा के लिए ख़त्म सा हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ज़रा यहाँ पे हम इसके कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। तो द एनर्जी कंटेन इन द वेव डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, दैट इज़ इंटेंसिटी, एंड नॉट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे देखेंगे, लाइट अगर कोई वेव है तो वेव की पूरी एनर्जी जो है उसके एम्पलीट्यूड पर टिकी होती है या उसकी इंटेंसिटी पर रहती है। तो इसका मतलब क्योंकि हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो लाइट की कोई वेव एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि लाइट जो है कोई वेव नहीं है, क्योंकि लाइट कि जो फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, ऐसा इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया। तो अब सेकंड पॉइंट समझेंगे, सम रिजल्ट फाउंड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। कुछ ऐसे इसमें रिजल्ट रहे जिनको हम फोटो इलेक्ट्रिक के बेसिस पर नहीं समझ सकते और वो लाइट के वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट जरा समझेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नीड टू टाइम एक्यूलेटेड enough energy from the light before leaving the metal surface। इसका मतलब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए कुछ तो टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जैसे ही लाइट जो कि एक वेव है मेटल सरफेस पे पहुंचेगी, मेटल सरफेस के अंदर वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन्स कुछ टाइम के बाद बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली बाहर आए, ऐसा जब भी पॉसिबल है जब हम फोटॉन्स को या लाइट्स को पार्टिकल्स मान लें और पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर पाएंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। इसका मतलब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कितना भी बढ़ा लीजिए, लेकिन आप उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉनों की नहीं बढ़ा पाएंगे। जबकि एक वेव में ऐसा होना था कि आप इंटेंसिटी को बढ़ाते तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती। यहाँ पे एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वेव नेचर के फेल होने के कारण थे, इस वजह से लाइट का वेव नेचर जो है वो फेल हुआ और एक नया आपका कंसेप्ट सामने आया जिसे हमने ड्यूल नेचर ऑफ लाइट कहा, जिसे हम आगे समझेंगे। तो अब यहाँ पे हम प्लैंक्स हाइपोथेसिस को समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब वेव नेचर जो है लाइट का फेल हुआ तो अब यहाँ पे मैक्स प्लैंक ने एक इसका क्वांटम मॉडल रिप्रेजेंट किया। तो क्या था ये क्वांटम मॉडल, उसको ज़रा समझते हैं। तो मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैरी एनर्जी इन पैकेट्स और बंडल नॉन एज फोटॉन्स और क्वांटा। तो प्लैंक ने बताया कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में मूव करते हैं, और जिनको आप या तो फोटॉन्स कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। तो उसके बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे दो पॉइंटों को रखा। पहला पॉइंट जो होगा वो है एनर्जी ऑफ ईएम वेव्स इज ऑलवेज E इज इक्वल टू NHF। यहाँ पे उन्होंने बताया कि किसी रेडिएशन के पास में कितनी एनर्जी होगी, तो वो होगी E इज इक्वल टू NHF। इसका मतलब अगर आपका कोई रेडिएशन है जो कि फोटोनों से मिलकर बना है, अगर एक फोटोन मूव कर रहा है तो उसको 1 पैकेट्स कहेंगे, उसके पास एनर्जी जो है आपकी HF होगी। 2 पैकेट्स हैं तो 2HF हो जाएगी, 3 पैकेट्स हैं तो 3HF हो जाएगी। तो हमेशा जो आपके एनर्जी पैकेट्स हैं उन पे एनर्जी जो है इस फॉर्मूले के द्वारा आप फाइंड आउट करेंगे। अब सेकंड जो पॉइंट है उनका था वो अ सोर्स ऑफ EM वेव एमिट एनर्जी व्हेन इट गोज फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट गोज फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट। तो क्या है ये हायर और लोअर एनर्जी स्टेट? तो देखेंगे जो आउटर मोस्ट सेल्स होगी उसको आप यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट कह दीजिए। सपोज डेट मेरे पास कोई ये एटम है और ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल।
सेकंड सेल है उसको मैं हायर एनर्जी स्टेट कह रहा हूँ, फर्स्ट सेल को हम लोअर एनर्जी स्टेट कह रहे हैं। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से कोई एनर्जी दे देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसके लोअर एनर्जी स्टेट में है, मतलब जो पहली सेल के अंदर है, वो एक्साइटेड होकर आपका ये हायर एनर्जी स्टेट मतलब दूसरी सेल में आ जाएगा। और जब ऐसा वो करेगा, जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर आएगा तो यहाँ पे वो एक छोटे से मूवमेंट के लिए रेस्ट में रहेगा और फिर उसके बाद फिर वो दोबारा जिस एनर्जी स्टेट से आया था मतलब पहली सेल के अंदर वापस जाएगा। तो जैसे ही वो पहली सेल के अंदर वापस जाएगा तो जितना उसने रेडिएशन लिया था उतना ही रेडिएशन वो एमिट आउट कर देगा। तो देखिए अब जरा हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स के बारे में समझेंगे। तो क्या है फोटॉन्स? तो फोटॉन इज अ बंडल ऑफ एनर्जी। तो याद रखें फोटॉन एनर्जी के बंडल्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनके पास कितनी एनर्जी होगी? एक फोटॉन के पास HF एनर्जी होगी। तो अब सेकंड समझेंगे, फोटॉन्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन्स जो हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। तो अब यहाँ पे थर्ड जो है आपका ये रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास जो है फोटॉन्स का 0 माना जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इट मीन्स दैट फोटॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। तो फोटोन जो है कभी भी रेस्ट में नहीं रह सकता क्योंकि उनका रेस्ट मास 0 होता है। तो याद रखेंगे फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है लेकिन इनके पास मूविंग मास होता है। याद रखेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी ऐसा ही कहती है, जब कोई बॉडी लाइट की वेलोसिटी के अप्रॉक्सीमेटली मूव करता होगा तो उसका जो मास है वो इंक्रीज होने लगता है। तो इस वजह से इनका जो मास है वो फोटॉन्स का बढ़ जाता है और मूविंग मास इन पे आ जाता है। तो फोर्थ पॉइंट जरा समझेंगे, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज P = EC। तो ये इनका मोमेंटम है क्योंकि फॉर्मूला है E = PV। यहाँ पे C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसके बाद फोटॉन्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फोटॉन जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। अब अगला जो हमारा 6 पॉइंट है वो है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। याद रखें जो फोटॉन्स के पास में जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और फिर आप जानते हैं जब फोटॉन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। तो इसके बाद अब आगे समझेंगे वेवलेंथ ऑफ फोटोन कैन चेंज इन डिफरेंट मीडिया। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वेवलेंथ में चेंज होगा, वेलोसिटी में भी चेंज हो जाएगा। और फोटॉन्स में सो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन। फोटॉन जो है डिफ्रैक्शन भी दिखाते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में। तो ऐसा हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था। और 10th जो है आपका फोटॉन्स आर नॉट डेविएटेड एज मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डेविएट नहीं होते हैं। अब इसके बाद जरा अब हमें समझना है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। तो मैक्स प्लांक के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए आइंस्टाइन ने एक इक्वेशंस दी। क्या था ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? तो लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। वन क्वांटा कंटेन एनर्जी E = HF। जैसा कि मैक्स प्लांक ने बताया था एक फोटोन के पास में एनर्जी कितनी होगी E = HF। और जो भी आपके लाइट रेडिएशन है वो फोटोन से मिलकर बने होंगे। तो इसके बाद जरा समझेंगे अब ये जो एनर्जी है जो कि एक फोटोन की एनर्जी है, जब ये किसी मेटल सरफेस से टकराएगी तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये 2 पार्ट्स जो हैं आपके क्या होंगे? फर्स्ट पार्ट जो है वर्क फंक्शन होगा और दूसरा पार्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर पाएं। तो इसका मतलब अगर फाई को आप इधर शिफ्ट कर देंगे, H = फाई प्लस हाफ mv² था तो फाई को LHS में शिफ्ट कर दीजिए। और इस फाई की वैल्यू जो है कितनी होगी? क्योंकि ये वर्क फंक्शन है, इसकी वैल्यू होगी HF0। F0 यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो आपने ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पुट अप की, H को कॉमन ले लिया, तो इस इक्वेशन को हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। इसे आप चाहो तो वेवलेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि F = c/λ है। तो HC ब्रैकेट में 1/λ माइनस 1/λ0। यहाँ पे λ0 जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी तो = हाफ mv²। तो ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस है। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पे समझेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब इससे पहले आपने लाइट के ड्यूल नेचर को समझा, लेकिन डी ब्रोगली ने बताया जो मैटर है इसका मतलब जो छोटे पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये भी ड्यूल नेचर को शो करते हैं।
तो इसका मतलब यहाँ पे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अ वेव इज एसोसिएटेड विद एनर्जी मूविंग पार्टिकल्स। कोई भी वेव है जो एनर्जी मूविंग पार्टिकल्स से बनी हुई है तो दिस वेव इज कॉल्ड मैटर वेव। तो ऐसी वेव्स को आप मैटर वेव्स कहेंगे। इसका मतलब कोई पार्टिकल्स जो आपका मूव करेगा तो वो एक वेव जरूर बनाएगा, तो उसके द्वारा बनाई गई जो वेव है तो उसके हम ड्यूल नेचर को यहाँ पे समझेंगे। तो देखें डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, तो जैसा कि हम जानते हैं पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल पे कितनी एनर्जी होगी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अब वेव नेचर के अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी हो सकती है किसी वेव के पास, E इज इक्वल टू h। तो वेव नेचर के अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी हो सकती है किसी वेव पर, तो E इज इक्वल टू hf। तो इसका मतलब हमने देखा कि अगर कोई पार्टिकल ड्यूल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी है वेव नेचर भी है, तो दोनों की एनर्जी को आप इक्वलाइज कर सकते हो और C से C को अगर कट करोगे तो mc इज इक्वल टू h लैम्डा बचेगा। और mc को आप मोमेंटम लिख सकते हो कि c यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो mc की वैल्यू मोमेंटम हो जाएगी p। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी किसी मैटर वेव की या डी ब्रोगली पार्टिकल्स की। तो इस p की वैल्यू जो है जैसा कि हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है ये होती है 2me। तो इसका मतलब अगर p की वैल्यू को ये पुटअप कर दें √2me तो हमें लैम्डा की वैल्यू ये मिलेगी। अब यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुटअप करें तो ये इक्वेशन इतनी लिखी जा सकती है। अगर इसको मैं टेम्परेचर में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसे मैं 3/2 kT लिखूंगा। k यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे k की वैल्यू मतलब यहाँ पे अगर E की वैल्यू को ये पुटअप किया जाए तो हमें लैम्डा की वैल्यू ये मिलेगी। तो देखेंगे अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो केवल आप 4 फॉर्मूलों के द्वारा सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या हैं ये 4 फॉर्मूले, E इज इक्वल टू hf, E इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट, और ये एनर्जी जो है हाफ mv स्क्वायर के इक्वल भी होगी और ये फाई के इक्वल भी होगी अगर यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा जाएगा या आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में कहा जाएगा, तो वो मैं आगे क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। ऐसे ही यहाँ पे समझेंगे जब लैम्डा जो है आपका बराबर होगा h/p। यहाँ पे वेवलेंथ की बात करें, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है तो उसे आप इन फॉर्मूलों के द्वारा फाइंड आउट करेंगे जैसा कि अभी हमने यहाँ पे जो फॉर्मूले ड्राइव किए थे। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला आइंस्टाइन इक्वेशन है जो अभी आपने देखी थी, और फोर्थ फॉर्मूला जो है इसमें हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने किस सरफेस से बाहर आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला होगा पावर अपॉन एनर्जी। तो देखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें यहाँ पे हमें इसका पोटेंशियल दे रखा है, तो पोटेंशियल कितना है 30,000, तो 30 इंटू 1000 वोल्ट इतना पोटेंशियल आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे, HF इज इक्वल टू EV0। तो याद रखें यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो EV0 बाई यहाँ पे H को डिवाइड में भेज दीजिए। तो H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो याद रखें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, तो ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुटअप कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वोल्टेज आपको दे ही रखा है 30 इंटू 1000 अपॉन H की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो ये आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली है। तो A पार्ट्स आपका ये हो जाएगा। B पार्ट्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो हो जाएगी C बाई फ्रीक्वेंसी। तो अब C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ है, और जो फ्रीक्वेंसी आएगी आप उसे यहाँ लिख के डिवाइड करेंगे तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। तो इन 4 फॉर्मूलों से आप सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो।